नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं आपकी बात। आज हम बात करेंगे मर्यादा भूलते नौकरशाहों की, जिन पर जिम्मेदारी है संविधान के दायरे में प्रोटोकॉल्स के नियमों का पालन कराने की। इनका दायित्व होता है कि लोगों को शांत रखें, व्यवस्था बनाएं, कोई नई व्यवस्था हो तो उसको समझाएं। नियम कायदे मर्यादा भूलकर ये लोग खुद बार बार अपनी लक्ष्मण रेखा लांघते हुए नजर आए। हाल के कुछ दिनों को देखें, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बल्कि हम तो थोड़ा और आगे जाएं तो देश के कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं घटी। कुछ नौकरशाहों का बर्ताव सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर अफसरों के एक नहीं कई ऑडियो और वीडियो इन दिनों वायरल हैं, और जिस वजह से वायरल है ये अच्छी बात नहीं। इसे लेकर पूरी व्यवस्था दरअसल कटघरे में खड़ा होती है, सवालों के दायरे में आ जाती है। आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसे कौन से प्रेशर हैं कि ये समस्या को लेकर समाधान देने की बजाय खुद एक समस्या का केंद्र बिंदु बनते नजर आए? सार्वजनिक तौर पर जिन्हें लोगों को समझाना है, जिन्हें लोगों को इन नियमों के पालन की जिम्मेदारी समझाना है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी भूलकर ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में आती। कहीं कलेक्टर, कहीं एसडीएम, कहीं कोई अन्य अधिकारी, जिन्हें लोगों को शांत रखना है, जिन्हें लोगों को यह बताना है कि कोविड काल में जो पाबंदियां हैं दरअसल वो उनकी अपनी जान की, अपनों की जान के लिए कितनी जरूरी हैं, जिनको यह बताना है कि लॉकडाउन हो, उसका कोई नियम हो, दुकान खोलना या बंद करने का वक्त हो, यह सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। वो अपना खुद का आचरण क्यों संयमित नहीं रख पा रहे? क्या ये उनके ऊपर साल भर से जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने का प्रेशर है वो है, या कुछ और एक बड़ा सवाल कि ऐसे अफसरों पर क्या केवल सख्त कार्रवाई ही असरकारक हो सकती है? चर्चा करेंगे इस पर। एक रिपोर्ट देखिए पहले। ये है सूरजपुर के पूर्व कलेक्टर रणवीर शर्मा। इन्हें सिंघम बनने का ऐसा शौक चढ़ा कि इन्हें ना तो लोकतंत्र की मर्यादा याद रही और ना ही अपने पद की गरिमा। जनसेवक बनकर ड्यूटी करने के बजाय साहब ने सारी हदें पार कर दी। तस्वीरों को देखिए, कैसे अस्पताल से लौट रहे एक युवक को कलेक्टर रणवीर शर्मा ने रोका, फिर बाहर घूमने का कारण पूछकर पहले तो उसका मोबाइल तोड़ा, फिर युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उन्होंने युवक को पुलिस से भी पिटवाया। लेकिन वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जब कलेक्टर की चौतरफा निंदा हुई तो डैमेज कंट्रोल के लिए घटना के लिए माफी मांग ली। सबको रुकवा रहे थे तो मैं रोका, साइड में लगाया गाड़ी, फिर उतर के गया। उनको बस पर्ची दिखाने के लिए कर रहा था उनके पास जाके, तो वो एक बार तो बोले ठीक है, फिर लेकिन इधर आके ना उनको पता नहीं क्या लगा, वो पर्ची और मोबाइल दोनों था मेरे हाथ में और चाबी भी थी बाइक की। अब पहले तो वो क्या बोलते हैं कि मोबाइल लिए और पटक दिए, फिर पर्ची देखे भी नहीं और एक झापड़ मार दिए मेरे को, और पुलिस वाले को से भी बोले कि मेरे को मारने के लिए। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। लेकिन ये थप्पड़ काफी भारी पड़ गया। इस कांड की गूंज इतनी दूर तक सुनाई दी कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरकत को दुखद और निंदनीय बताते हुए रणवीर शर्मा को हटाने के निर्देश दिए। हालांकि पीड़ित युवक साहिल गुप्ता का परिवार रणवीर शर्मा पर कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वो कलेक्टर पर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं। वैसे कलेक्टर साहब अकेले नहीं हैं। सूरजपुर के एसडीएम प्रकाश राजपूत और टीआई बसंत खलको की दादागिरी भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गई। टीआई को तो हटा दिया, लेकिन अब भी एसडीएम पर कार्रवाई का इंतजार है। अब इन मामलों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। आवेदन दिया हूँ कार्रवाई करने के लिए, जो कार्रवाई हुआ है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उनको निलंबन होना चाहिए था और मैं मांग किया हूँ आवेदन के थ्रू उनको निलंबन किया जाए। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की जो कृत्य हैं बिल्कुल किसी हालत में स्वीकार नहीं है, और किसी भी अधिकारी को अपने अधिकारी शासकीय जीवन में इस प्रकार के कृत्य नहीं करना चाहिए। ये सरकार से जनता का विश्वास हट चुका है। इनके अधिकारी कर्मचारी भी आतंक और अत्याचार के स्वरूप दिखाई देने लगा है। सूरजपुर में कलेक्टर और एसडीएम के द्वारा और कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा जिस तरह से लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में मारपीट की गई है, तो ये इस तरह की एक गलत परंपरा है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की परंपरा नहीं चलेगी। अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके अपने दायित्वों के निर्वहन में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।
इधर भाटापारा के व्यापारियों ने नगरपालिका सीएमओ पर कार्रवाई के नाम पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। हमारे भाई लोग बैठे थे बाहर, दुकान तो बंद थी, घर भी वही हमारा, हम तो 65 साल की उम्र हमारी हो गई, हम तो पैदा ही वही हुए, रहते वही हैं, अब वही हमारी दुकान है, गेट खुला है, बंद करो, आप बैठे क्यों हो, बदतमीज हो, फलाना हो, ढिकाना हो, है क्या बताना पड़ेगा मेरे को आके? ये सब बातें अभद्र व्यवहार करना। वैसे कोविड काल में अकेले छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि एमपी में भी कुछ अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शाजापुर के एडीएम मंजूषा राय का एक दुकानदार को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया। युवक की गलती ये थी कि उसने कोरोना कर्फ्यू में दुकान खोली और अफसर से झूठ बोला। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मामले में कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। कांग्रेस ने घटना के बहाने राज्य सरकार को जमकर कोसा। लोक सेवकों को तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि कोरोना कर्फ्यू का लगातार वो दुकानदार उल्लंघन कर रहा था और इसलिए कभी कभी नाराजी में एक उन्होंने कदम उठा लिया है, लेकिन मैं उस कदम का पक्षधर नहीं हूँ। निश्चित रूप से उन्होंने गलत किया, उनको सोच समझ के उठाना था, उनके खिलाफ कायमी करनी थी, चालान बना था, जो करना था, लेकिन उनको हाथ नहीं उठाना था। कोरोना कर्फ्यू और कोरोना इतना हावी हो गया है सरकार में, अधिकारियों पे, कि ये हर कुछ करने को तैयार है। किसी को मार रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, किसी को उठक बैठक करा रहे हैं, किसी को फाइन कर रहे हैं। कुल मिला के दुर्व्यवस्था हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने ठीक कहा है कि तुरंत वापस करो, और इनसे डर गए हैं, इसलिए 1 तारीख से कोरोना कर्फ्यू वापस हो जाएगा। जो 5वीं माले पे बैठे हुए वरिष्ठ जन लोग हैं, उनके जो कनिष्ठ नुमाइंदे हैं, वो ये हरकत कर रहे हैं। इन खबरों के साथ ही खंडवा कलेक्टर का एक कथित ऑडियो भी वायरल है। कथित ऑडियो क्लिप में खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी कोरोना वॉरियर्स को और पत्रकार को धमका रहे हैं। हालांकि IBC 24 इसकी पुष्टि नहीं करता। आपको भी वो ऑडियो जरूर सुनाते हैं। हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है सर, हमारी भी एक प्रॉब्लम है सर। अरे चुप रहो यार, हमारी प्रॉब्लम है। नेतागिरी दिखाई दे रही तुमको? नेतागिरी से परिजन आके सीधे गाली बकते सर, परिजन आए किसके कहने पे हो तुम? कैसे आगे तुम? अभी भी सर मर्चुरी पे पब्लिक गालियां बकते खड़ी है सर। सुनो 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 सुन 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 तू सुन ले, तू बहुत नेतागिरी दिखा रहा है, ठीक है ना? ये तो जा रहा है जेल के अंदर। तू कौन है बे? सुपरवाइजर सर। तू सुपरवाइजर है? क्या सुपरवाइज कर रहा था? कहाँ तेरे 300 लोग? सर इन्हें सब ये खड़े और सब आ रहे हैं सर, आप बेफिक्र रहिए, सभी आएंगे यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है खड़े होने में, काम कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। प्रॉब्लम ये है कि भैया जब तुम्हारे नाम मांग रहे तो लोग ही नहीं मिल रहे हैं। आप सब है सर, आप मुझे बताइए शिफ्टिंग का आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगा तेरे को। आप ये बताइए। मैं तेरे को बताने के लिए खड़ा हूँ, कलेक्टर तेरे को बताने के लिए खड़ा है, तेरे को मालूम नहीं? चुप चुप चुप। कोई बात थोड़ी होती सर। सुन, कहाँ का है तू रहने वाला? यहीं का है? इसकी FIR करो, सबके नाम नोट करो। तू चल, निकल, इसको बाहर करो। चल इधर आ, इधर आ, खड़े इधर, तू चल इधर, चल इधर। इसकी FIR करानी है, तेरे को करानी, चल तू इधर आ, अरे खड़े उधर, खड़ा उधर। इसको काम करना है, किसको FIR करानी है बता दो। तू तो यार पत्रकार है, तू कहाँ खड़ा है? तू कहाँ से आया? कैसे आए हो? निकलो बाहर से। मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर का हो या फिर मध्य प्रदेश के शाजापुर का, इन लोक सेवकों ने लोगों की सेवा की और नियमों के पालन की, मर्यादा में रहकर काम करने की शपथ ली है। फिर भी वो ऐसे आपा क्यों खो रहे हैं? सवाल ये है कि क्या नौकरशाहों को लोकतंत्र की मर्यादा याद नहीं? क्या लोक सेवक देश के कानून से ऊपर है? अफसरों को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? लोक सेवकों का जनता के प्रति ऐसा बर्ताव कितना सही है? अफसरों की दादागिरी के लिए दोषी कौन? लोक सेवक क्यों पार कर रहे हैं लक्ष्मण रेखा? संविधान की सीख क्यों भूल रहे हैं नौकरशाह? माना कि कोविड काल में अफसरों पर भी तमाम तरह के प्रेशर हैं, लेकिन फिर भी उनका यूं आपा खोना सवाल उठाता है। जब वो अधिकारों के बाद भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो फिर वो आम लोग जो बंधनों के बीच अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो किससे उम्मीद रखेगा? जनसेवा की, धैर्य की, समाधान की। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जनता को थप्पड़ मारते, एक हद तक टॉर्चर करते, एक हद तक नियमों के पालन में खुद नियम भूलते ऐसे लोग दिखाई पड़े जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है।
हमारे साथ में आज इस विषय पर, जो कि बड़ा गंभीर है, पूरी व्यवस्था पर प्रश्न उठा देता है, एक आचरण से एक पूरा पैनल है जो विचार करेगा, बात करेगा, अपने अपने तर्क और तथ्य रखेगा। हमारे साथ में जो पैनल है उसमें डॉक्टर शिरीष मिश्रा जी, मैनेजिंग एडिटर IVS24 जुड़े हुए हैं इस मंच पर। राजेंद्र तिवारी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। AN तिवारी साहब रिटायर्ड IAS अफसर हैं और अधिकारियों की पीड़ा समझते हैं, उनका प्रेशर समझते हैं। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार, एक लंबा तजुर्बा रखते हैं, जो इस इलाके में काम करने वाले और इन परिस्थितियों में काम करने वाले पूरे सिस्टम को बारीकी से देखते हैं। आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस मंच पर। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले हमने आपको कुछ देर पहले एक ऑडियो सुनवाया IVS24 जिसकी पुष्टि नहीं करता, वो खंडवा कलेक्टर का ऑडियो था, जिसमें वो सरेआम धमकाते हुए एक अपने मातहत जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको भी और साथ में एक पत्रकार था उसको भी नजर आए। क्या उनकी सफाई है, क्या उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। जो ऑडियो जिसके संबंध में मुझे अभी अवगत कराया गया था वो लगभग 2 महीने पुराना है, और जब हमने मेडिकल कॉलेज में जो व्यवस्थाएं थी उनको सुधारने के लिए जब हमने प्रयत्न किए थे, तो उस समय जो एजेंसी वहाँ पे जो हाउसकीपिंग की एजेंसी जो कार्यरत है उसके एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे थे। उनके द्वारा न जानकारी दी जा रही थी, बल्कि उनके कुछ एम्प्लॉयज़ द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया जा रहा था और शराब पीने से लेकर और अन्य उनकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। तो हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ा हुआ, और सबसे पहले चूंकि अधिकारियों की बात है, जिनके पास अधिकार भी है और जिनका कर्तव्य भी है, जिन्होंने खुद जो है दूसरों की प्रेरणा बन करके एक पद को पाया, मुकाम को पाया, और अब उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है प्रोटोकॉल के रूल्स को फॉलो कराने की, लेकिन खुद वो अपना नियम कायदा प्रोटोकॉल क्यों भूल रहे हैं। AN तिवारी साहब रिटायर्ड IAS अधिकारी हमारे साथ में। तिवारी जी, पहला सवाल आप ही से। अब तो 1 साल से ऊपर हो गया, अधिकारी किस प्रेशर में सब महसूस करते हैं, क्योंकि सिस्टम की खबरें हम रोज दिखाते हैं, लेकिन ऐसा भी क्या प्रेशर कि आप अपना आपा खो बैठे और पूरे सिस्टम को कटघरे में ला दें। पाठक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। ये सही है कि प्रशासन पर दबाव है, किंतु दबाव का अर्थ ये नहीं है कि हम अपना आपा खो दें। देखिए, एक अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, डिग्निटी ऑफ मैन और सैंक्टिटी ऑफ मैन। मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले उसको डिग्निटी ऑफ मैन कहते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर उसको सैंक्टिटी ऑफ मैन कहते हैं। मनुष्य की पवित्रता, मनुष्य की गरिमा, इसका ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए। और वे लोग जो प्रशासन में हैं, जिनके ऊपर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें अपने व्यवहार में संयम दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि उनका व्यवहार जो है वो उदाहरण बनता है। उन्हें इस तरह के उदाहरण पेश नहीं करने चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसका किसी भी तरह से बचाव नहीं किया जा सकता कि हम अपना आपा खो दें और इस तरह का व्यवहार करें जिसके कारण पूरे प्रशासन और पूरी व्यवस्था की बदनामी हो। जी, हमारे साथ में जो पूरा पैनल है इसमें 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में शिरीष मिश्रा जी भी हैं। शिरीष जी, जैसा आपने देखा कि इन दोनों प्रदेश में, बल्कि अगर हम पूरे देश में भी देखें तो 1 साल में कई सारे ऐसे वीडियोस हमने देखे हैं जहां अधिकारियों के ऊपर, अफसरों के ऊपर जिम्मेदारी है नियम पालन की, वो उन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में ला दिया। प्रेशर है, मानते हैं, लेकिन इससे पूरी व्यवस्था और कहीं ना कहीं सरकार का मंतव्य दोनों क्वेश्चनेबल हो जाता है। आपने सही कहा कि इसमें सरकार की व्यवस्था, उसका मंतव्य दोनों ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। लेकिन जैसा तिवारी जी ने कहा, उसके और आगे विस्तार में जाते हुए बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में भी जैसे पिछले बार लॉकडाउन था और जो कोरोना फैला, तो कोरबा की भी एक कलेक्टर हैं किरण कौशल, उन्होंने जिस प्रेशर में काम किया, जब पूरे प्रदेश में वहाँ ही कोरोना का एक हॉटस्पॉट बना हुआ था कटघरे में, कटघोरा में, तो उन्होंने ना तो आपा खोया, ना ही उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा बर्ताव किया जो क्वेश्चनेबल होता, जबकि उनके पास ऐसे पर्याप्त अवसर थे कि वो इस तरह का काम कर सकती थी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का प्रेशर था, पूरे प्रदेश का प्रेशर वहाँ पर था। उन्होंने लेकिन जितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को हैंडल किया, तो उसके लिए मेरी कभी एक दिन पुलिस महानिरीक्षक थे, उनके साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यदि हमको काम करना है तो हमको अपने मातहत को पहले बताना पड़ेगा कि हमको कैसा काम करना, हम कैसा काम चाहते हैं।
ये बात शासन और प्रशासन दोनों पे लागू होती है। शासन कौन है? जो नेता हैं, जो संवैधानिक पदों में बैठे हुए हैं, वो शासन है। उनके जो दिशा निर्देश हैं, आदेश हैं, उनका पालन करने वाला प्रशासन है। शासन ने अपना निर्देश दे दिया, आदेश दे दिया, उसके बाद उसको कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी प्रशासन की। अब प्रशासन के अधिकारी क्या करते हैं? दो तरह का, जैसे कि तिवारी जी ने कहा कि उनको अपनी गरिमा के साथ और संयम के साथ, संयम की बहुत बात की है। तो संयम में क्या आता है? संयम कब आएगा? संयम तब आएगा जब अधिकारी उस चीज को वैसी चुनौती के रूप में नहीं लेगा कि सामने वाला मुझे चैलेंज कर रहा है, वो उस चुनौती के रूप में लेगा कि मुझे इसका माइंडसेट चेंज करना है, मुझे शारीरिक प्रताड़ना नहीं देनी है। ये अंग्रेजों का काम हुआ, जो सूरजपुर में हुआ, जो आपने शाजापुर में देखा। उसके अलावा जो अनय द्विवेदी जी हैं, उनके बारे में जब वो ग्वालियर नगर निगम में थे तब भी उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे। रणवीर शर्मा हैं, वो जहाँ जहाँ पोस्टेड रहे, पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एसीबी ने वहाँ छापा मारा था, और जब उनका ट्रांसफ़र हुआ, जब उनको हटाया गया, क्योंकि उस समय आईएएस एसोसिएशन यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत प्रभावी था, तो उसने किसी तरह करके कि एक आईएएस की गिरफ्तारी ना हो, वहीं से शुरुआत हुई। जैसे बच्चा जब एक गलती करता है और उसके माँ बाप उसको संरक्षण देते हैं, उसके बाद बच्चा बिगड़ना शुरू होता है, वही हुआ। उस समय यहाँ के आईएएस एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने सीएम के ऊपर दबाव बनाया। एसीबी को उन परिस्थितियों में उनकी गिरफ्तारी छोड़ के चपरासी की गिरफ्तारी करके पूरे मामले का पटाक्षेप करना पड़ा। और उसके बाद जब इनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर आया कि इनको निकाला गया है, वहाँ से हटाया गया है, तो वहाँ पर आतिशबाजी हुई, बाकायदा दिवाली जैसा माहौल बना भानु प्रतापपुर में। अनय द्विवेदी जी का भी कुछ इस तरह का मामला है। अब ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं? एक समाज का एक ढर्रा है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर कलेक्टर को एक भगवान के रूप में मान्यता है। आईएएस आईपीएस को और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग हैं, वो अपने आप को एक तरह से, उनके अंदर अधिकारवादी प्रवृत्ति है, उनको ऐसा लगता है कि वो शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। समय बदल चुका है, लोगों को मालूम है। कलेक्टर जो शब्द है वो दूसरे सेंस में हुआ करता था, रेवेन्यू कलेक्शन के सेंस में, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल चुका है और इसको समझने कोई तैयार नहीं। लोक सेवक बोला जाता है, लेकिन वो अपने आप को लोक सेवक नहीं मानते हैं, वो अपने आप को राजा मानते हैं। और यदा कदा लोग बाग उनसे बातचीत में औपचारिक अनौपचारिक रूप में उनको राजा, शहर का एक तरह से मालिक संबोधित करते हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, चाहे वो राजनीतिक दलों के मिडिल लेवल के नेता हों, जिनको अपना काम के लिए उनके पास जाना पड़ता है, जिनको लगता है कि उनको सम्मान की भी दरकार है और उनका काम भी हो जाए। ऐसी स्थिति में ये आईएएस अधिकारी धीरे धीरे करके अपने अहंकार को बढ़ाते जाते हैं। कुछ लोग, सभी लोग नहीं, तिवारी जी जैसे लोग भी हैं जिनकी बातचीत से आप समझ सकते हैं कि वो कितने अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया होगा या उनका पास्ट कितना अच्छा रहा होगा। और कुछ लोग होते हैं उनके अंदर ये अहंकार इतना बढ़ता जाता है और फिर आगे जाके इसकी परिणति इस तरह की चीज़ों में दिखाई देती है। सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि सरकार जब इस तरह कोई दिशा निर्देश जारी करती है और जिनका कंप्लायंस करना अनिवार्य होता है, उस स्थिति में जो ऊपर से अधिकारी हैं उनको कंप्लायंस करने की बात तो करनी ही है, लेकिन उसको कैसे करना है उसका भी एक खाका बनना चाहिए, उसकी भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो होती है इनकी, जब भी ये मसूरी में जब इन लोग होते हैं तब इनकी ट्रेनिंग होती है, समय समय पर भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन शायद वो अपना सबक भूल जाते हैं। जैसे सेना अपना सबक नहीं भूलती, लेकिन आमतौर पर जो दूसरे लोग होते हैं वो अपना सबक भूल जाते हैं। उसका नतीजा जनता को परेशानी के रूप में, उद्योगपतियों को, जो बिजनेस करने वाले हैं, आम लोगों को परेशानी के रूप में सामने आना पड़ता है, दिखाई देती है। लेकिन यदि वही अधिकारी अच्छे ढंग से काम करता है तो वो लोगों के लिए प्रेरणा बनता है, लोग उसको याद करते हैं। मध्य प्रदेश में एक एडीजी हैं, वो जब सीधी एसपी थी तो जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो लोग बताते हैं कि किस तरह से जब वो जा रही थी लोगों ने अपनी हथेलियां रख दी कि इसके ऊपर एक पुलिस अधिकारी का इस तरह से विदाई, आप समझ सकते हैं कि जनता के हृदय में उनका क्या स्थान रहा होगा। और ऐसा नहीं, वो एक सख्त अफसर के रूप में उनकी पहचान है और वो अपनी संवेदनशीलता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वो नियम से और जो दिशा निर्देश हैं उनसे कोई समझौता नहीं करती हैं। ऐसे भी अधिकारी हमारे बीच में हैं जो एक मिसाल बन सकते हैं, जिनसे लोग सीख सकते हैं। पर कहते हैं ना कि बुराई जल्दी सीखता है व्यक्ति, अच्छाई देरी से सीखता है, उसका ही नतीजा है। बाकी हमारे साथ और भी जो गेस्ट हैं वो बताएंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या परिस्थितियां होती हैं, लोग ऐसे कैसे बनते हैं।
दिनेश गुप्ता जी भी हैं। दिनेश जी, हालांकि अब आपने कलेक्टर की सफाई भी सुन ली होगी, खंडवा कलेक्टर की, 2 महीने पुराना, चलिए 2 महीने पुराना ही सही, लेकिन जो बर्ताव था उसने पूरी आईएएस लॉबी को, आईएएस अधिकारियों को, उनकी कार्यप्रणाली को, उनके बोलचाल को, कैसे वो मातहत लोगों के साथ में चर्चा करते हैं, इसको एक्सपोज किया, और ये जाहिर तौर पर अच्छा नहीं। और दूसरा प्रतिक्रिया जो सूरजपुर में एक पीड़ित परिवार से आपने सुनी कि इन पर सख्त कार्रवाई करें, एफआईआर तक करें। दूसरा पहलू यह भी कि अगर ऐसा होता है तो सिस्टम में बाकी के लोग जो काम कर रहे हैं, ढंग से काम कर रहे हैं, उनके मोरल डाउन होने का भी एक तर्क दिया जाता है। तो क्या कार्रवाई, सख्त कार्रवाई इसका एक तरीका है कि इनको पूरी तरह से मर्यादा में रखा जाए? देखिए, जिस तरह की जो घटनाओं के हम जिक्र कर रहे हैं जी, आजादी के बाद हमने कभी इस तरह के सिस्टम की परिकल्पना नहीं की। ना हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो इस तरह की परिकल्पना करती है कि कोई भी आपको जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार का दुरुपयोग आप शारीरिक प्रताड़ना या किसी तरह के बल प्रयोग में करें। आपके पास कानूनी अधिकार है, उनका आप उपयोग करिए, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से करिए। लेकिन जो जिस तरह से हम देखते हैं ना कि पुलिसिया राज में जब डंडा हाथ में होता है तो पुलिस पर सवाल उठते हैं। जब बहुत सारे जो है हमने प्रशासनिक क्षेत्र में भी देखे कि कई लोगों को ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो नाम है उसको शायद वो ठीक से डिफाइन नहीं कर पाते कि उनकी पावर क्या है और उनको करना क्या है। मानवीय संवेदनाएं मौजूदा दौर में जब हम और जो है काफी जो है डेवलप हो चुके हैं, हम सारी चीजों के बारे में बहुत संवेदनशील हो चुके हैं, तो मानवीय संवेदनाएं सबसे ऊपर होती है। तो यदि उनको अनदेखा करेंगे और आप जो है उसी तरह से बर्ताव करेंगे जिस तरह से अंग्रेजों के समय जो है आप रानी के प्रतिनिधि के तौर पर किया करते थे, तो हम अपने इस आजादी के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारे ऊपर कुछ नौकरशाह शासक के रूप में काम कर रहे हैं, जो एक आदर्श व्यवस्था नहीं मानी जा सकती, जिसे हम कहते हैं ना कि जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में आप यदि किसी राजनेता से भी आप पूछेंगे ना अकेले में, तो वो ये कहेगा कि नौकरशाही हावी है। आखिर नौकरशाही हावी क्यों है? क्या हमारे जो है राजनेता इतने सक्षम नहीं है कि वो नौकरशाही पर नियंत्रण कर सके? क्या हमारी विधायिका ऐसी नहीं है जो इस तरह के नियम बना सके, इस तरह के कानून बना सके जो लोगों को जवाबदेह बनाए? जवाबदेह प्रशासन जब हम देखते हैं ना कि ये बात होती है जवाबदेह प्रशासन की, तो जवाबदेही केवल भाषणों में होती है, जवाबदेही कानून में नहीं होती। जब आप कानून में रखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें स्वतः सुधर जाएंगी। चलिए, हमारे साथ में आज दोनों पक्षों के लोग भी हैं और दोनों राजनीति के 2 बड़े स्ट्रांग ध्रुव की तरह भी रहे हैं दोनों पार्टियां। तिवारी जी, जिस तरीके की बातों से उन्होंने शुरुआत की, राजेंद्र तिवारी साहब से मेरा सवाल है कि जिस तरह एक अधिकारी स्वयं मानते हैं कि एक डिग्निटी का रखा जाना बड़ा जरूरी है, लेकिन जब कभी ऐसा फेल्यूर हुआ, ऐसी घटनाएं घटी जो रूलिंग पार्टी जहां कहीं है, उस पर एक सवाल उठ गया कि आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे। ऐसा पुनीत जी, हमारे यहाँ तो इस तरह की स्थिति बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये जो सूरजपुर की घटना हुई कलेक्टर के द्वारा, रणबीर शर्मा के द्वारा, वो अत्यंत ही निंदनीय घटना है। और ये घटना क्यों होती है, इसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए, इन सब को लेकर के हम लोग चर्चा में यहाँ बैठे हुए हैं। दरअसल हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि जो शक्तियां हैं वो पीएम, सीएम और डीएम, इनके पास में अपरिमित शक्तियां होती हैं, और इन शक्तियों का कैसे सदुपयोग किया जाए, कैसे दुरुपयोग किया जाए, वो इनके हाथ में होता है। सरकारी अधिकारी, खासतौर से जो जिला दंडाधिकारी होता है, वो अत्यंत शक्ति से लबरेज होता है। अब ये उसकी जिम्मेदारी है कि मेरा तो ऐसा मानना है कि जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए कि आम जनता के साथ में उनका आचरण कैसे हो, एक बात। और दूसरी बात यह है कि सरकार का नियंत्रण भी कैसा है। घोड़ा तो ये पहचानता है कि सवार जो है वो कैसा है, तो सवार को भी उतना चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा। और इसकी मिसाल आपको छत्तीसगढ़ में अभी कल ही दिखाई दी है कि सूरजपुर में जो घटना हुई है, उस घटना को बीते हुए 14 घंटे नहीं हुए थे, और जैसे ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के संज्ञान में आया, उन्होंने बड़ी गंभीर, आप मुख्यमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है और जो आदेश किया है, उस वानगी को आप देखें
तो एक अच्छे प्रशासक को जितना अच्छा प्रशासन करना आना चाहिए, उतना ही उसको संवेदनशील भी होना चाहिए जनता के प्रति, जिसका परिचय दिया भूपेश बघेल जी ने। उन्होंने आलोचना करते हुए उस पूरी घटना की जो ये कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केवल यही तक नहीं, उसको तो तत्काल उठा करके संयुक्त सचिव बनाया और बिना विभाग का काम उनको दे दिया कलेक्टर को, जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया था। मगर उसके बाद में भूपेश बघेल जी ने जो आगे का ट्वीट किया, वो उनकी अतिशय विनम्रता को, संवेदनशीलता को बताता है। जब उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित नवयुवक के प्रति और उसके परिवार के प्रति खेद व्यक्त करता हूं, उन्होंने तत्काल उसके लिए नया मोबाइल भेजवाया कि जाकर के उस नवयुवक को मोबाइल दिया जाए, और खुद मुख्यमंत्री खेद प्रकट कर रहे हैं। और यह भी कहा उन्होंने कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे को दसों उदाहरण याद आते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस तरह से अधिकारियों ने अंधेरगर्दी मचा करके रखी थी। मगर कई अधिकारी ऐसे हैं, अभी डॉक्टर श्रीरीश मिश्र जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक उदाहरण दिया अधिकारियों को। डॉक्टर मिश्र, जब आप बोल रहे थे तो मुझे भी एक दो घटनाएं याद आ गई। सन 91-92 की बात है। उस समय सरगुजा कलेक्टर हुआ करते थे विवेक धान, जो बाद में मुख्य सचिव होकर के सेवानिवृत्त हुए और आजकल वो रेरा के अध्यक्ष हैं। उन दिनों बहुत बड़ा जिला हुआ करता था सरगुजा, रायपुर जिला बहुत बड़ा हुआ करता था, बस्तर जिला बहुत बड़ा हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं 91-92 की। रूटीन में ट्रांसफर हो गया था विवेक धान का। और आपने तो अभी आईएएस एसोसिएशन की बात की कि उन्होंने ये किया। मुझको वो दृश्य बहुत अच्छे से याद है और भुलाया नहीं भूलता है कि पूरा का पूरा सरगुजा जिले के लोगों ने आंदोलन किया, बंद किया उस कलेक्टर के ट्रांसफर के विरोध में कि इतना अच्छा अधिकारी हमारे यहां आया है और उसका स्थानांतरण कर दिया गया। जनता सड़कों पर उतर गई थी। ऐसा उदाहरण बहुत कम दिखता है। तो ऐसे भी प्रशासक होते हैं जो अपनी ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं। मगर अब जैसा सूरजपुर के कलेक्टर ने किया, वो भी क्षोभ, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए कहा कि इस घटना से मुझको क्षोभ हुआ है। हम सब लोगों को बड़ी नाराजगी हुई और हम जैसे ही देखा तो हम आपस में ही बात कर रहे थे कि ये बड़ी गंभीर घटना है। तब तक मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आ गया कि उनको तत्काल हटाया जाता और इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासक को, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त तो होना चाहिए, मगर साथ में भावनात्मक रूप से संवेदनशील भी होना चाहिए। जी कुछ पूछ रहे हैं आप? तिवारी जी, ये जो रणवीर शर्मा जी हैं, कलेक्टर ऐसा पद होता है जिसका सीधा साक्षात्कार होता है। ठीक बात है। मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जैसे रायपुर कलेक्टर भारती दासन, ये कोरोना के कार्यकाल में मैं उनकी कार्यप्रणाली देख रहा था। जिस तरह से सामाजिक संस्थाओं को मिला करके उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया, और बैठे हुए मुझको बता रहे थे कि कोरोना के पूरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे थे। हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे हुए तो कुछ विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बजाय इसके कि कलेक्टर से स्पॉट पे कोई घटना हुई है, तो मैंने वहां के स्थानीय थानेदार से तक बात किया है कि वहां कोरोना की स्थिति को लेकर के या कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के। तो जो शासन होता है उसको इतना संवेदनशील, इतना जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर के नियंत्रण में होगी। और बिना संवेदनशील, हमको इस बात का तो गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है। जी तिवारी जी, दो सवाल है। पहला तो रणवीर शर्मा का इतिहास सबको मालूम था जी। सरकार उनको लगातार ऐसे असाइनमेंट क्यों देती रही जी, जबकि मालूम था कि वो किस तरह के नेचर के व्यक्ति हैं। ये पहले ही प्रमाणित हो चुका था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। एक दूसरा, जो सूरजपुर की घटना है उसमें वहाँ के एसडीएम प्रकाश राजपूत और वहाँ के जो टीआई हैं उनको हटाने की भी मांग है, और जब तक वो पूरी नहीं होती तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो अन्याय हुआ है वो उसका न्याय पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया, और आपको भी मालूम है कि सोशल मीडिया में ना सिर्फ देश में, ट्विटर में टॉप ट्रेंड किया और आज भी ट्रेंड कर रहा है रणवीर शर्मा के नाम से, कलेक्टर के नाम से और अन्य अन्य चीज़ों से। देश का क्या पूरी दुनिया का ऐसा कोई मीडिया नहीं है जिसमें ये चीज़ ट्रेंड नहीं कर रही हो। और उसने जो आपकी सरकार ने
बहुत अच्छे काम किए। आपके जो 99% कलेक्टर्स ने, एसपी ने बहुत अच्छे काम किए, उस पर लगभग पानी फेरने का काम किया एक जिले के कलेक्टर ने और उस वहाँ के और पुलिस अधिकारियों ने और एसडीएम ने। बिल्कुल वज़ा फरमाया आपने डॉक्टर मिश्र, मगर जिन्होंने पानी फेरने का काम किया उनको तत्काल हटाने में 1 मिनट की देरी नहीं की। जैसे ही संज्ञान में आया मुख्यमंत्री जी के, तत्काल उन्होंने, और आपने भी अभी 2-4 कलेक्टरों का नाम लेकर के कहा ना, कोरबा कलेक्टर, रायपुर, बहुत सारे कलेक्टर, सबका नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। इन लोगों ने बड़ी तत्परता का परिचय दिया और सरकार की जो संवेदनशीलता है उसको आगे बढ़कर के पूरा करने में अपनी महती भूमिका निभाई। अब जहां तक अभी आपने टीआई की बात की या एसडीएम की बात की, टीआई को तो हटा दिया गया है, उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई चालू हो गई है और बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई एसडीएम के खिलाफ हो रही है। आप यकीन रखें, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। अगर छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति किसी ने रंच मात्र भी अत्याचार किया तो उसको नहीं बख्शा जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लोग स्वाभाविक रूप से सीधे साधे भले लोग हैं। दूसरे प्रांतों की तरह यहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, यहां भले और सज्जन लोग हैं और उनको किसी तरीके से किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो कम से कम भूपेश बघेल जी नहीं छोड़ेंगे, इस बात का वायदा मैं करता हूं आपसे। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं। सुंदरानी साहब, अभी हम सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स को, प्रदेश के, वो ये बता रहे थे कि यहाँ कैसे निरंकुशता है, कैसे यहाँ पर नियंत्रण नहीं बचा है। लेकिन मध्य प्रदेश का भी उदाहरण है, वहाँ आपकी सरकार है। ऐसे कई अन्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अफसरों का जो रवैया वो भी क्वेश्चनेबल होता है। लेकिन आज हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके चंद उदाहरण बता रहे हैं, वो भी कोविड काल में जब आम जनता बेहद त्रस्त है। क्या राजनीति से परे हटकर इस पर यह नहीं देखा जाना चाहिए कि एक अधिकारी ने सारी व्यवस्था को क्वेश्चनेबल ला दिया और अब जो कार्रवाइयां हुई हैं सरकार के द्वारा, क्या आप अब भी कहेंगे कि निरंकुशता है? पुनीत जी, निश्चित रूप से आज की बहस जो है वो राजनीति से ऊपर उठ के होनी चाहिए और ये राजनीतिक विषय, इसको मैं मानता भी नहीं। क्योंकि एक अधिकारी के द्वारा और एक ऐसे अधिकारी के द्वारा जो पहले से दागदार था, रणवीर शर्मा जिलाधीश, मैंने भी जैसे ही घटना का समाचार मेरे पास आया, मैंने भी इस मुद्दे को फेसबुक के माध्यम से और भूपेश बघेल जी से कार्रवाई करने की मांग की थी। पुनीत जी, मैं 42 साल से राजनीतिक क्षेत्र में, बहुत छोटी उम्र से राजनीति में आया था। बहुत आईएएस और बहुत आईपीएस, करीब 100-150 आईपीएस आईएएस के साथ काम करने का अवसर मिला राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन ऐसे जो वाकया 2-3 बार ही, 8-10 बार इस पूरे 42 साल में देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हमने इस राजधानी में देखे हैं। मध्य प्रदेश के समय, छत्तीसगढ़ के समय में हमने नजीब जंग जैसे कलेक्टर को, विजय रमन जैसे आईपीएस पुलिस अधीक्षक को रायपुर ने देखा है और बहुत धाकड़ वाईके ठाकुर जैसे लोगों को हमने अधीक्षक के रूप में देखा, रुस्तम सिंह जैसे पुलिस अधीक्षक को देखा है। लेकिन जो घटना हुई है जशपुर में, ये निश्चित रूप से मतलब दहला देने वाली घटना है। कहीं न कहीं प्रशासन तंत्र पे एक कलंक लगने जैसी घटना है। मैं संवेदनशीलता में कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। आदरणीय राजन भैया कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ों से मैं उनके सहमत भी हूँ। आईएएस तिवारी जी भी, पूर्व अधिकारी भी तिवारी जी भी हमारे बीच, डॉक्टर मिश्र जी को भी सुना और सबसे आखिरी में मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैं बहुत सारी चीज़ों से सभी से सहमत हूँ। आदरणीय राजन भैया की बात से भी सहमत हूँ। मैं राजनीति से ऊपर उठ के कह रहा हूँ। लेकिन मेरा एक निश्चित रूप से उन्होंने कलेक्टर को वहां से हटाया, मैं इस बात को तारीफ करता हूं। मुझे कोई तारीफ करने में कोई भी झिझक नहीं है। लेकिन क्या एक साधारण व्यक्ति अगर किसी को ऐसे थप्पड़ जड़ देता और उसकी एफआईआर होती, क्या उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता? आज व्यापारी हो, पत्रकार हो या जो कोविड के समय में, मैं इस बात से राजन भैया के सहमत हूं कि भारती दासन जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष के रूप में कह रहा हूं, यहाँ के एसपी के बारे में कह सकता हूं कि इस कठिन परिस्थितियों में मैंने दूसरे लॉकडाउन में, अभी जो वर्तमान लॉकडाउन चल रहा है, बिना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के आज जिस प्रकार से संभाला गया, इसको कहीं पे भी कोई शिकायत जैसी बात नहीं आई। मैं जिला पुलिस अधीक्षक के बारे में भी ये बात कहता हूं। लेकिन मैं व्यथित हूं इस बात से, रणवीर शर्मा एक दागदार अधिकारी था।
भ्रष्ट अधिकारी था, उसकी कलेक्टर की पोस्टिंग कैसे हुई? एक बात। दूसरी बात, इस कलेक्टर को संयुक्त सचिव बना के मंत्रालय में बिठा दिया गया। हो सकता 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद ये बड़े पद पे आए। क्या इनको निलंबित नहीं किया जाना चाहिए था? क्या इन्होंने जो जुर्म किया सिर्फ इतना ही जुर्म था कि इनको सिर्फ कलेक्टर से हटा के संयुक्त सचिव बनाना? इनको क्यों नहीं इनके खिलाफ FIR दर्ज होती है? क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होती है? ऐसे 2, 4, 5 अधिकारी, मैं तो कहता हूं पूरे महकमे पे कभी मैं आरोप नहीं लगाता, बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ काम करने का अवसर मिला है, मैंने देखा है कितनी मानवीयता रहती है उन अधिकारियों में। लेकिन इन अधिकारी को जो पहले से दागदार, भले वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दागदार रहा हो, आज उस अधिकारी को कम से कम सस्पेंड करके 6 महीने 12 महीने उसको घर में बिठाया जाना चाहिए था, ताकि उस व्यक्ति को ऐसा लगे कि एक गरीब आदमी जो इलाज कराने के लिए दवाई के जिस मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने जा रहा है, उसका मोबाइल बेदर्दी से फेंक के तोड़ दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया कि उनको मोबाइल नया भिजवा दिया, माफी मांग लिया, कलेक्टर को हटा दिया। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री से यह निवेदन करता हूं कि इस भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल सस्पेंड करे, इसके खिलाफ FIR और वहां के SDM के खिलाफ और TI के खिलाफ भी इसी प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए, ताकि संवेदनशीलता जिंदा रहे। छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है भाई साहब। छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे, हमेशा सरकार और अधिकारियों का सम्मान करते हैं, और इस सम्मान जनप्रतिनिधि खो दे, जनता खो दे, कहीं जनता हावी हो जाए और आपकी बात का उत्तर ले लेता हूं मैं, लग जाए। सुंदरानी साहब आपने जो बात कही उसका उत्तर ले लेता हूं। राजेंद्र तिवारी जी उत्तर दें इस बात का। ऐसा पाठक जी, श्रीचंद सुंदरानी जी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है, उनका अपना कथन भी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ पर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी तिवारी जी बैठे हैं, वो भी इस बात को बखूबी जानेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनको कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त होते हैं। आप खड़े पैर किसी को सस्पेंड कर दें या तत्काल कार्रवाई कर दें, खासतौर से IAS अधिकारी के खिलाफ, वो कितना सहज होता है, कितना मुमकिन होता है, ये तिवारी जी ज़्यादा बखूबी बता पाएंगे। दूसरी, जो IAS अधिकारी होते हैं उनकी निश्चित समय अवधि के भीतर उनको फील्ड में जाना पड़ता है, उनको SDM भी बनना पड़ता है। तहसीलदार से चालू करते हैं वो लोग फील्ड का काम, तहसीलदार भी बनते हैं, वो SDM भी बनते हैं, और उनको कलेक्टर भी बनना पड़ता है उनको फील्ड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रक्रिया से प्रत्येक IAS अधिकारी को गुजरना पड़ता है, और उसी प्रक्रिया का हिस्सा रणवीर शर्मा जी रहे जब उनको कलेक्टर बना करके भेजा गया। जहां तक कार्रवाई की बात है, तो प्राथमिक कार्रवाई के तौर पर तो मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उनको स्थानांतरित किया जी, और बिना विभाग दिए हुए उनको मंत्रालय में पदस्थ किया, और कोई विभाग न दिया जाए तो चपरासी तक नहीं मिलता है। मैं खैर ज्यादा उस मामले में नहीं कहना चाहूंगा, मगर श्रीचंद भाई मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि एक IAS अधिकारी ने केवल इतना ही कह दिया था कि ये दुनिया भर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कि दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम पर इतनी सारी योजनाएं हो रही हैं, ये दीनदयाल जी उपाध्याय ने भारत के लिए क्या किया है, भारत के समग्र विकास में उनकी क्या भूमिका रही है। और उस अधिकारी को खड़े पैर आपकी सरकार ने केवल इस अपराध के कारण ट्विटर में उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए थे, उनको उठा करके मंत्रालय में पदस्थ कर दिया, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही वो मंत्रालय में ही रहे, लूप लाइन में, केवल एक वाक्य देने के कारण, जिसको मैं बहुत बड़ा अपराध नहीं मानता, और नाम भी ले लेता हूं, मुझे क्या है। खैर आप दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है, कर रहा हूं आदरणीय राजेंद्र जी, आपने और श्रीचंद सुंदरानी दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस विषय पर बात कर रहे हैं वो उससे कहीं गंभीर है। तो जन सेवक जनता को थप्पड़ जड़ रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें पूरे सिस्टम को सवाल के घेरे में ला देती हैं, सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देती हैं, उनकी कार्यशैली पर इतने सारे सवाल अचानक खड़े होते हैं कि उसका जवाब देना मुश्किल पड़ता है, और ये हम आधे घंटे में भी देख रहे हैं। EN तिवारी साहब रिटायर्ड IAS अधिकारी हमारे बीच में। तिवारी जी, ये ऐसे अफसर हैं जिनके पास अधिकार है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। आपने बहुत अच्छी और पॉजिटिव नोट पर शुरुआत की, लेकिन जैसे डॉक्टर शिरीष जी कह रहे थे कि कुछ अफसर ऐसे हैं जिन पर शुरुआती दौर में ये स्पॉट हो गया, पता चल गया कि
कि इनकी वजह से बाद में कभी ना कभी ये ट्रबल मेकर बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी फितरत में वो चीज दिखाई पड़े। क्या इस पर कड़ी कार्रवाई ही इकलौता एक तरीका है? दूसरी बात मैं दूसरे राजेंद्र तिवारी साहब की करूंगा। उन्होंने भी कहा कि उनका भी एक प्रोटोकॉल है, उनका भी एक करियर ग्राफ है जिसको पूरा करना होता है। क्या करें ऐसे अफसरों का? देखिए, जैसा अभी तिवारी जी ने कहा, मैं सहमत हूं जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में, आईएएस में, जिले का प्रभार एक बार कम से कम सेवा में दिया जाता है। तो उनको जो प्रभार दिया गया उसको, उस बात को मैं समझ सकता हूं। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि कार्रवाई होना चाहिए, मेरी धारणा यह है कि कार्यवाही होनी ही चाहिए और निश्चित रूप से होनी चाहिए, और कार्यवाही जो है सख्त होनी चाहिए, और ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए कि उदाहरण बने। दरअसल में एक बात कही जाती है कि प्रशासन और शासन जो है इकबाल से चलता है। इसके चक्कर में अपना व्यक्तिगत इकबाल कायम करने के लिए कुछ अधिकारी जो है दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। इस बात की समझाइश, इस बात के प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है कि शासन का, प्रशासन का इकबाल दुर्व्यवहार से नहीं, संयम से बनेगा और सख्त कार्रवाई से बनेगा। यह समझने की जरूरत है। दुर्व्यवहार करके आप प्रशासन का इकबाल नहीं बना सकते, बल्कि आप अपने सभी साथियों को नीचा दिखाते हैं। तो ये एक समझने की बात है। लेकिन ये जो सुलझी हुई सोच जिसको आप अभी बयान करें तिवारी जी, ये सुलझी हुई सोच सब जगह नहीं होती ना। जैसे एक और अधिकारी का हमने उदाहरण दिया मध्य प्रदेश में खंडवा से, और ये जो सफाई में कहा कि अभी 2 महीने पुरानी, अगर 2 महीने भी पुरानी बात है तो वो कार्रवाई अगर तभी हो जाती तो शायद वहां एक मिसाल बन जाती। यहां भी कार्रवाई की बात जैसा सुंदरानी साहब कह रहे थे, और परिवार भी चाहता है कि और आगे अगर आम इंसान होता तो आप क्या करते? तो क्या इन पर एक्शन लेना ही इकलौता तरीका है? क्योंकि समझाइश और ट्रेनिंग तो होती है शुरुआत में। देखिए, एक्शन जो है 2 तरह से हो सकता है। जहां तक आम नागरिक है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो प्रशासनिक दायित्व का संपादन करते हैं उनके खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई हो सकती है, एक तो प्रशासकीय और दूसरी कानूनी। तो अगर इन्हें थप्पड़ मारा है तो कानूनी कार्रवाई तो हो ही सकती है। प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, एफआईआर हो सकती है। तिवारी जी, आपको इतना लंबा अनुभव है और उसमें जो न्यायालय जो है जी, तिवारी जी आपको इतना लंबा अनुभव है और जितना आपकी बात से समझ में आया है, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आपने इतने लंबे कैरियर में जब अधिकारी सीनियर होते हैं, और जैसे हर राज्य में एक प्रशिक्षण संस्थान भी होता है जहाँ पर आईएएस और जो स्टेट ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है समय समय पर, जैसे मसूरी भेजा जाता है, स्टेट में भी ट्रेनिंग होती है। तो क्या ऐसे अधिकारी जिनके बारे में ऐसा कोई रिकॉर्ड उनका ख़राब होता है, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, खासतौर पर जैसे आपने व्यवहार की बात की, ऐसे लोगों को उनके व्यवहार में सुधार लाने के लिए कोई काउंसलिंग की व्यवस्था होती है क्या? कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, या उनके लिए अलग से कोई आपके जैसे सुलझे हुए अधिकारी जो उनको इस तरह से चीज़ें बता सकें कि आपको संयम के साथ सख्ती करना है? बहुत बड़ी बात आपने कही, दोनों का सामंजस्य, सख्ती तो करना है लेकिन संयम के साथ करना है, और ऐसा करना वो दुर्व्यवहार के रूप में ना दिखे और ना दुर्व्यवहार के रूप में हो। तो ऐसा आपके इतने लंबे कैरियर में या आपके अनुभव में ये बात सामने आई कि इस तरह का कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, या ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनकी ट्रेनिंग या उनको कोई दूसरे तरीके से, ये तो एक तरीका हो गया जो पनिशमेंट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल बात की जा रही हो, चाहे हम पत्रकार के रूप में इसकी मांग कर रहे हो कि उनके ऊपर एफआईआर हो, या उनको शंट कर दिया जाए, या उनको निलंबित कर दिया जाए, जैसे कि त्रिपुरा में हुआ, वहाँ निलंबित कर दिया गया वहाँ के कलेक्टर को। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि उनका हृदय परिवर्तन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उनकी कम से कम मानसिकता में धीरे धीरे करके कोई परिवर्तन लाने की कोई ऐसी योजना सरकार के पास होती होगी या होती है, ये जानना चाहता हूँ।
नहीं, अभी इस तरह का कोई मैकेनिज्म हो इन प्लेस ये तो मेरे ज्ञान में नहीं है, किंतु इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जा सकता है और शॉर्ट ट्रेनिंग कोर्सेज जो हैं उनके लिए चलाए जा सकते हैं प्रशासन अकादमी में। अब बात यह है काउंसलिंग की, एक बात जो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे कह सकता हूं, पाठक जी शेयर कर सकता हूं, वो ये कि खराब व्यवहार करने वाले अधिकारियों के साथ अलग तरह का व्यवहार पूरे उनके कैरियर में होता रहा है। उन्हें जिम्मेदारी देते समय शासन इस बात पर जरूर गौर करता है कि ये किस तरह के अधिकारी हैं। चलिए, आपने एक बहुत बड़ी बात की। आजकल स्थिति बदल गई हो जी, आजकल स्थिति बदल गई हो और राजनीतिक कारण बीच में आते हो तो मैं नहीं कह सकता, अन्यथा मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि किसी अधिकारी के व्यक्तिगत आचरण और व्यवहार को अवश्य ध्यान में रखा जाता है उसकी पदस्थापना के दौरान। ठीक आप कह रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। दिनेश जी, फिर वहीं खंडवा का उदाहरण ले लें या सूरजपुर का उदाहरण ले लें, आईएएस का उदाहरण ले लें या एसडीएम का या पुलिस अधिकारियों का, हर एक जगह कार्रवाई भले ही आप कर दें, कितनी कार्रवाई कर दें, लेकिन जैसे अगर शुरुआती दौर से आप ये देख लेते हैं कि अधिकारों का आप इस्तेमाल, क्योंकि हर कंडीशन में कार्रवाई के क्लॉज अलग थे, कार्रवाइयां हो सकती थी बिना हंगामे के, बिना इन तस्वीरों के जिस पर खेद प्रकट करना पड़ा, चाहे राज्य के मुखिया जी को, चाहे अधिकार प्राप्त अधिकारी को खुद को आकर सफाई देनी पड़ी। क्या इस पूरे मामले में ऐसी मिसालें ही इस चीज को रोक पाएंगी या फिर इनको बड़ी जिम्मेदारियों से दूर रखा जाए, ये भी जो मांग उठ रही, कितना जायज मानते हैं आप? देखिए पुनीत जी, हर जो हमारा सिस्टम है उसमें अच्छे और बुरे अधिकारी दोनों तरह के लोग होते हैं। आप एक का आचरण यदि खराब है तो हम सबके जो है आचरण पर सवाल नहीं उठा सकते। ये बेसिकली जो भी हम अभी तक जो चर्चा है उसका निष्कर्ष ये कि मानसिकता क्या है और सिस्टम किस तरह का हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो है, आप जैसे कलेक्टर की पोस्टिंग की बात हो रही थी, यदि किसी की इंटीग्रिटी डाउटफुल है, उसकी सन्निष्ठता जो है ठीक नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हम उसे जो है मेरिट के आधार पर या सीनियरिटी के आधार पर जिले में भेजें। आचरण बहुत महत्वपूर्ण होता है और आचरण बनता है राजनेता जो सत्ताधारी दल है वो किस तरह की जो है अप्रोच रखता है, वो किस तरह का परफॉर्मेंस अपने एग्जीक्यूटिव से चाहता है। और दूसरा, जिस तरह से आप संरक्षण देते हैं राजनेता, जो अल्टीमेटली उन्हीं को ये सुनना पड़ता है कि नौकरशाही हावी है और नौकरशाही काम नहीं करेगी, आरोप भी राजनेताओं की तरफ से ही लगाए जाते हैं। तो जब इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है कि जो कलेक्टर है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा, कोई भी अधिकारी हो, केवल कलेक्टर ही नहीं, जो भी लोक सेवक है उसे जनता के लिए सहज उपलब्ध होना चाहिए। उसके लिए विशेष कार्यक्रम जब करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए सरकार को, क्योंकि वो आपकी सरकार आपके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार ने अपनी नीति बना दी, नियम बना दिए और वो सारे आम जनता के हित में है। उन नीतियों का पालन कराना, उनको लागू करने की जिम्मेदारी भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों की। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, लोग यहाँ वहां चक्कर काटने को मजबूर हैं। जब तक आप मानसिकता नहीं बदलेंगे कि हम आजाद देश में हैं, हम किसी जो है गुलाम देश में जो है कलेक्टरी नहीं कर रहे, ये अधिकारी नहीं है, तो तब तक जो है ये सिस्टम सुधरेगा नहीं। ये इतने सालों से हम देख रहे हैं और ये अभी तो चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए घटना तेजी से सामने आ रही है। आप जो है कुछ 10 साल 20 साल पहले भी जाएंगे ना तो आपको ऐसे बहुत सारे किस्से मध्य प्रदेश के भी मिल जाएंगे और छत्तीसगढ़ के भी मिल जाएंगे जहां अधिकारियों ने डंडे चलाए और विधानसभा में कार्रवाइयां स्थगित हुई हैं। लेकिन ये मानसिकता नहीं बदली, लेकिन राजनेताओं की जो निर्भरता है वो जरूर अफसरों पर बढ़ गई। चलिए, तो एक फाइनल इस कमेंट के साथ में जो अभी जैसे डॉक्टर शिरीष जी भी कह रहे थे, राजेंद्र तिवारी साहब, जो आप सीधे तौर पर शासन पक्ष से प्रशासन पक्ष के लिए जो बातें कही जा रही थी उससे सीधे तौर पर जुड़ते हैं, तो ऐसी मिसालें जरूर सामने आना चाहिए जिसमें जो एक मानसिकता रही है, जो सोच रही है, जो कार्यशैली का तरीका रहा है वो पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर है, उस पर कहीं कोई दाग न लगे। भले ही 2 अफसरों के ऊपर, एक टीआई पर और एक अधिकारी पर कार्रवाई हुई है, पर कार्रवाइयां किस स्तर की जनता एक्सपेक्ट कर रही है यह हम नहीं, सोशल मीडिया इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, परिवार इसके बारे में कह रहा है, और एक अधिकारी अभी भी जिन पर कार्रवाई को लेकर बातें की जा रही। उम्मीद करते हैं कि वो जो सोच है पूरी तरह रिफ्लेक्ट होगी
और उन्हें भी समझ में आएगा जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। मैंने पहले ही कहा है पुनीत जी कि भूपेश बघेल जी बेहद संवेदनशील हैं और इस तरह की बातों पर वो व्यक्तिगत नजर रखते हैं। पूरे कोविड काल में उनका कार्यकाल जिस तरह का रहा है वो छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है और जनता ने उसको श्लाघनीय प्रस्तुत किया, श्लाघनीय रूप से माना है। मैं एक दो छोटी छोटी अभी पत्रकार मित्र कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत था कि इक्का दुक्का अधिकारी इस तरह की हरकत करते हैं। अब हालांकि ये बात जरूर है कि एक मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है, जिसके कारण अब एक अधिकारी के कारण ही तो हम लोग बैठ करके यहाँ चर्चा कर रहे हैं, 2-4 अधिकारियों के कारण। अन्यथा छत्तीसगढ़ में अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत शानदार काम किया। हम और आप इस बात के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि किस तरह से देर रात तक काम करके उन्होंने कोरोना संक्रमण को दूर करने में भूमिका निभाई। मगर अब ऐसा है कि जोश तो होना चाहिए भाई, मगर जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। गड़बड़ी वहां होती है जब जोश के चक्कर में होश खो देते हैं, तब इस तरह की घटना होती है। दूसरी बात, प्रत्येक अधिकारी को और पुलिस के लोगों को या डीएम साहब को यह ध्यान रखना चाहिए था कि जिस डंडे से वो मार रहे हैं वो डंडा जनता के पैसे से खरीदा गया है। वो इस काम के लिए है कि वो कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए और चोर बदमाश गुंडों के ऊपर उसका उपयोग करें, न कि निरीह और आम जनता के ऊपर उसका उपयोग करें। और अगर ये ध्यान नहीं रहता तो इस बात का ध्यान कराना जो जनसेवक और जनसेवा के ऊपर के जो लोग हैं उनका भी काम बनता है। या तो साथी जनसेवक याद दिलाएं, वो अगर वक्त पर याद दिला सकें, जैसा कह रहे थे कि एक स्पेशल शॉर्ट टर्म कोर्स ही हो जाए, नहीं है तो कम से कम कार्रवाइयां ऐसी मिसाल कायम कर दें कि लोगों को सोचना पड़े कि जो डंडा है उसका एक हिस्सा उनकी तरफ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।